तो सेक्शन 10 के बाद सेक्शन 12 पर आते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हमने सेक्शन 10 में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा समस्या है क्योंकि गुड्स में इतनी दिक्कत नहीं होती है, बीइंग ए टेंजिबल असेट, और यहाँ पर इंटेंजिबल है तो थोड़ी समस्या होती है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एंड द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज इन इंडिया, सेक्शन 12। तो विद इन इंडिया की बात हो रही है, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है, तो सेक्शन 12 हमारा इसके बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, 12 क्या कह रहा है? प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सर्विस सप्लायर ऑफ सर्विस एंड द लोकेशन रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज इन इंडिया। और सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall apply to determine the place of supply of service where the location of supplier of service and the location of the recipient of service is India। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 हमें ये बात पे कह रहा है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? The place of supply of services except the service specified in subsection 3 to 14, सबसेक्शन 14। तो ये कह रखा है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगी, एक तरीके से सबसेक्शन 2 की बात कर रखा है, एंड सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3 to 14। क्योंकि अगर 3 to 14 कुछ स्पेसिफिक मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंडीशन सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, और ये पता है लॉ में चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कंपनी लॉ या कोई सा भी लॉ, अगर कोई सेक्शन है जो जनरल बात कर और कोई सेक्शन है जो स्पेसिफिक बात कर, तो जो स्पेसिफिक बात करता है वो उसके लिए आप वो वाला सेक्शन देखिए, और जो जनरल बात कर रहा है वो उन मैटर पर देखिए जो स्पेसिफिक सेक्शन के अलावा बात है। ठीक है, एक जनरली क्या होता है, प्रोविजो होते हैं। प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन टू दैट सेक्शन। तो या तो प्रोविजो के रूप में बता दिया जाता है हमें कि ये इसका एक्सेप्शन है, या फिर हमें ये बता दिया जाता है भैया हमारे 10 सबसेक्शन है। अब 10 सबसेक्शन में एक में तो नॉर्मल बात बता रखी है और बाकी की 9 में स्पेसिफिक बातें बता रखी है। तो ये बाय डिफॉल्ट है कि जो स्पेसिफिक बातें हैं उसके लिए तो वो सबसेक्शन है, उनके लिए जो जनरल बातें हैं उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, उनके लिए हम लोग ऐसा करेंगे। तो अब यहाँ पर स्पेशली हमें बता रखा है सबसेक्शन 3 to 14 पे ये बातें अप्लाई नहीं होंगी। हम जनरल बातें क्या कर रहे हैं सबसेक्शन 2 के अंदर क्लोज ए और बी में। क्लोज ए कह रहा है कि द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन। देखो इसे पढ़ने का क्या तरीका है, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस और उसके बाद लगा कॉमा, तो और फिर उसके बाद एक और कॉमा लगा है, तो इस ये हो गया, ये एक कॉमा और एक कॉमा ये। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, लेकिन जब पढ़ना है तो इसको इग्नोर करके पढ़िए। ये बात ध्यान रखो कि भैया सबसेक्शन 3 to 14 पर ये बातें अप्लाई नहीं होंगी। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन shall be the location of such person। यही टेक्निक आपको अपनानी होती है जब ब्रैकेट बना होता है। सपोज ब्रैकेट बना हुआ है कुछ, तो ब्रैकेट की बात ध्यान में रखो, लेकिन पढ़ते हुए उसे मत पढ़ो, वो ध्यान में रखनी है बस। तो इसको ध्यान में रखना है, इसको बोलना नहीं है, पढ़ना नहीं है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन shall be the location of such person। क्योंकि हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसमें हम क्या कहते हैं, रेसिपिएंट की लोकेशन। वही तो प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स में भी था, रेसिपिएंट की लोकेशन। तो डेस्टिनेशन बेस्ड हमारा जीएसटी है। तो अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं सर्विस, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस हो जाएगी। सब सेक्शन 2 क्लोज बी क्या कह रहा है, मेड टू एनी पर्सन अदर देन ए रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या लिखा है,
द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट वेयर द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट। असल में क्या है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है हमारे पास उसका सारा रिकॉर्ड है। हम कौन है, जीएसटी डिपार्टमेंट। आप कौन है, मेरे यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन। तो आपका हिसाब किताब मेरे पास है ना, आपका एड्रेस क्या है, सारे पेपर मेरे पास है। तो मैं बड़े आराम से पता लगा सकता हूँ आपका लोकेशन क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है। जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी डिपार्टमेंट में, उसके लिए थोड़ा मुश्किल है ना उस इंसान का पता लगाना, वो फर्जी इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो ये बोल रखा है कि एड्रेस रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। मान लिया उसने हमारा पेन है, उसमें एड्रेस है, आधार, मतलब कुछ ऐसा है कि हाँ भाई हमें लग रहा है कि हाँ भाई रिकॉर्ड है उसका हमारे पास या वैसे, तो उसका लोकेशन अगर है और रिकॉर्ड वगैरह है तो इसका मतलब वो आ जाएगा। नहीं तो द लोकेशन ऑफ द सप्लायर और सर्विस इन अदर केसेस। अब भैया अब अगर ना तो वो रजिस्टर्ड है ना उसका हमें अता पता चल रहा है, तो भैया जो सप्लायर है उसी को ही पकड़ लो कि भैया जो सप्लायर है उसी की लोकेशन को देख लो। रीजन ज्यादातर, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर क्या होता है, सर्विस जो दी जाती है ना, कई सर्विसेज तो ये है कि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो मैं सर्विस जब दूंगा तो या तो जो रेसिपिएंट है वो मेरे पास आकर सर्विस लेगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप अगर मेरे से ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप मेरे पास आकर के पढ़ा, है ना। या कई बार क्या होता है कि मैंने आपको सर्विस देनी है तो मैं आपकी जगह आकर दूंगा। जैसे आपने कहीं कोई शादी है, कोई फंक्शन है, वहां सजावट करा रहे हो तो मैं वहीं पर आकर सर्विस दूं। तो अब अगर आपके लोकेशन का नहीं पता चल रहा तो मेरी लोकेशन को ही, सप्लायर की लोकेशन को ही मान लिया जाएगा। तो ये है 12 सबसेक्शन 1 में, तो वही बात है जो हेडिंग है मेनली। प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विस एंड द लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो वही बात आ गई ना। तो मेन तो मुद्दा है सबसेक्शन 2, जो हमें मेनली 3 बातें बताता है कि अगर सप्लायर जिसको सप्लाई कर रहा है वो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो उसकी लोकेशन, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट नहीं है फिर भी उसका रिकॉर्ड है तो उसी की, और नहीं तो सप्लायर की लोकेशन, एक्सेप्ट सब सेक्शन 3 to 14। तो अब हम सबसेक्शन 3 की बात करते हैं कि इसको क्यों हटाया, जो ऊपर जनरल बात बता रखी है उसमें। द प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज directly in relation to an immovable property, including services provided by architect, interior decorators, surveyors, engineers, and other related experts, or estate agents, any service provided by way of grant of rights to use immovable property, or for carrying out or coordination of construction work। तो प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डायरेक्टली उस पर कुछ सर्विसेज दी जा रही है, या ये क्लोज ए है, क्लोज बी। देखिए जो सब सेक्शन होते हैं वो सेक्शन से रिलेटेड होते हैं, उस सेक्शन का पार्ट होते हैं। जो क्लोज होती है ये इस सब सेक्शन का पार्ट होती है। तो बी कह रहा है बाय वे ऑफ लॉजिंग एकोमोडेशन बाय होटल, इन, गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब, or by whatever name called including a houseboat or any other vessel। मतलब हम एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड फैसिलिटीज के बारे में बातचीत कर रहे हैं। सी में लिखा है बाय वे ऑफ एकोमोडेशन इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज, रिसेप्शन, बैंक्वेट हॉल के बारे में बात हो रही है, या होटल या कोई मीटिंग वगैरह रखी है। डी एनी सर्विस एंसिलरी टू द सर्विस रिफर टू एबीसी। एबीसी में जो सर्विस है उनसे रिलेटेड और जो एक्स्ट्रा आप सर्विसेज दे रहे हैं वो सब shall be the location at which the immovable property or boat or vessel as the case may be is located or intended to be located। तो अगर आप
कुछ इस तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं तो हम ये देखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ है, यहाँ लिखा है और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। मान लिया हाउस बोट है, हाउस बोट है वो एक जगह रहती है लेकिन इधर उधर चलती भी है। तो अगर हम उस हाउस बोट के बारे में बात करें, मान लिया आज हमारी यहाँ है लेकिन वैसे परमानेंट वो कहीं और जानी है, तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं कि जहां उसको लोकेटेड होना है। प्रोवाइडेड that if the location of the immovable property or boat or vessel is located or intended to be located outside India, the place of supply shall be the location of the recipient। अब देखो इंडिया के बाहर अगर कोई जानी है तो हम ये देखेंगे जो रेसिपिएंट है वो अगर इंडियन है उसकी लोकेशन क्या है, तो फिर हम वो देख लेंगे, क्योंकि इंडिया के बाहर जा रही है सर्विसेज तो इंडिया में ही दी है, बाद में इंडिया के बाहर जाएगी तो फिर तो वो एक्सपोर्ट में आ जाएगी, तो उसको इंडिया के अंदर ही रखने के लिए ये बात बोली है। Explanation: where the immovable property or boat or vessel is located in more than one state or union territory, the supply of services shall be treated as made in each of the respective state or union territory in proportion to the value of services separately collected or determined in terms of contract or agreement entered into regard in absence of such contract, such basis may be prescribed। तो ये क्या रखा है, सपोज आप जो सर्विसेज दे रहे हो वो एक से ज्यादा स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में है, तो आप देखिए कितनी पोर्शन आप कौन कौन सी कैटेगरी में दे रहे हैं। मान लिया आप हरियाणा में और पंजाब में दोनों जगह हैं, 60% हरियाणा में है, 40% आपने सर्विसेज दी है पंजाब में, तो उसको इसी रेशो में करिए। अगर ये रेशो डिसाइडेड नहीं है या पता नहीं है तो ऐसी बातें आपको जो बताई जाएंगी या कोई रूल्स में बताया जाएगा या कोई और आपके पास मेथड होगा तो उसको अपनाया जाएगा। द प्लेस, अब ये थर्ड अलग हो गया ना, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, तो इसके बारे में जो सबसेक्शन 2 है वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा सबसेक्शन 3 पर। इसके बाद है सबसेक्शन 4, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, beauty treatment, health service including cosmetic and plastic surgery shall be the location where the services are actually performed। अब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं या कैटरिंग सर्विसेज, अगर रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं तो वो, अगर कैटरिंग सर्विस आपने अपनी लोकेशन पर कराई है तो वो वाली लोकेशन, क्योंकि वहीं पर एक्चुअली परफॉर्मेंस हुई है। पर्सनल ग्रूमिंग है, फिटनेस है, जिम जा रहे हैं, कोई बात है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपके घर पर आकर कोई दे रहा है तो आपके घर की लोकेशन, आप वहां जाकर ले रहे हैं तो वो वाली लोकेशन, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो रहा है, सर्जरी हो रही है, सारी चीजें यहां पर कवर हो रही है। सब सेक्शन 4। सब सेक्शन 5, द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस इन रिलेटिंग टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस। अब ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस और किसको दे रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को, shall be the location of such person, just like सबसेक्शन 2 बोला था रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो उसकी लोकेशन, और ए पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन shall be the location where the services are actually performed। तो यहाँ पर अलग बात हो गई ना, अदरवाइज फिर हम इसके लिए अलग सबसेक्शन बनाते ही नहीं, फिर तो हम 2 में ही कवर हो जाता है। 2 में क्या लिखा था, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दे रहे हैं और अगर उसकी लोकेशन का पता है वो पहले से रिकॉर्ड में है तो वो नहीं, तो सप्लायर की लोकेशन। यहां पर अलग बात है, यहाँ लिखा है ए तो वही है, बी में लिखा है कि जहां पर सर्विसेज एक्चुअल में परफॉर्म हुई है। वैसे तो होना तो यही चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है जहां सर्विस एक्चुअल परफॉर्म हुई है ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, ऑनलाइन भी है, बहुत सारी बातें। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क or any other place and service ancillary thereto shall be the place where the event is actually held or where the park or such place is located। तो यहाँ पर हमारा एंट्री टिकट है,
तो वहां पर हमारा ये देखेंगे जहां पर एक्चुअल में आप उस सर्विसेज को ले रहे हैं, वही तो बात हो गई ना। इवेंट कहाँ पर, आप वर्ल्ड कप चल रहा है, आप मैच देखने जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हो, स्टेडियम में जा रहे हो ना। तो स्टेडियम वाली जगह को ही प्लेस ऑफ सर्विस माना जाए। नाउ 7, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ organization of a cultural, artistic, sporting, scientific, educational or entertainment event including supply of service in relation to conference, fair, exhibition, celebration और similar event। अब देखो क्या है, यहाँ पर हम इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वहां पर क्या था, वहां पर हम एडमिशन वाला दे रहे हैं कि हम, हाँ भैया आप टिकट ले रहे हैं और आपसे कह रहे हैं आइए और देखिए। यहाँ पर यह है कि हम ऑर्गेनाइजर हैं, हम आपको, सपोज आप गाना गाते हैं तो आपने कहा कि हमें एक गाना गाने के लिए एक इवेंट है, तो हमारी कंपनी वो पूरा आपके लिए सेटअप कर रही है, तो वो हम आपके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो वो कहां पर आ रहा है, 7। तो जहां पर हम ये सारे काम कर रहे हैं और सर्विसेज इससे रिलेटेड जो है, ठीक है, और असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। अब देखो वहां क्या था, वहां तो पब्लिक एट लार्ज एंट्री मार रही थी। अब स्टेडियम में वहां लाखों लोग आ रहे हैं, तो हम एक एक को देखेंगे कौन है वो रजिस्टर्ड है। अरे भैया वो अमाउंट बहुत छोटी है, यहाँ तो हम लाखों करोड़ों रुपए लेंगे उसके लिए, तो यहाँ अमाउंट बहुत बड़ी है और एक आदमी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं जिसको हम सर्विस दे रहे हैं क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसकी लोकेशन, ना कि जहां पर इवेंट हो रहा है उसकी लोकेशन। समझ रहे हो आप। और अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, shall be the place where the event is actually held। तो जहां पर इवेंट हो रही है फिर वो वाली मान लेंगे। और अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रही है तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई shall be the location of रेसिपिएंट। मान लिया कपिल शर्मा है, उसने एक बातचीत करी कि उसे दुबई में जाकर शो करना, तो अब वो रजिस्टर्ड है मान लिया कपिल शर्मा, लेकिन ये जो हम सर्विसेज, तो हमें ये देखना है कि लोकेशन क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन क्या है उस पर्सन की, तो वो लोकेशन देखी जाएगी। कोई बाहर का आदमी हमसे करा रहा तो बाहर है, तो हम ये देख रहे हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसकी लोकेशन, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है और इंडिया के बाहर हो रही है, तो भैया फिर तो हम क्या करेंगे, लोकेशन जहां पर, क्योंकि हम इस सेक्शन में आई तब रहे हैं जब इंडिया के अंदर हम सर्विसेज दे रहे हैं। तो ऐसे बंदे को सर्विसेज दे रहे हैं जो है बाहर लेकिन सर्विस इंडिया में दे रहे हैं, तो फिर हम जहां सर्विस दी है वो वाली हम रेसिपिएंट की लोकेशन ले लेंगे। एक्सप्लेनेशन है जहां इवेंट एक या एक से ज्यादा यूनियन टेरिटरी में हुआ है या स्टेट में हुआ है एंड कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज करी है हमने relating to event, the place of supply of such service shall be taken as being each of the respective state or union territory in proportion to the value of service separately collected और determine in a contract। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, है ना। तो अब हम आते हैं सब सेक्शन 8 पर। अभी तो हम ये केवल सेक्शन पढ़ रहे हैं, इसके बाद में इसके बारे में हम डिटेल में भी अभी देखेंगे, एनालाइज करेंगे। The place of supply of service by way of transportation of goods, including by mail or courier to a registered person shall be the location of such person। तो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, माल लेकर जा रहे हैं, तो जो माल लेकर जा रहे हैं, तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को माल दे रहे हैं तो उसकी लोकेशन, ए पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन shall be the location at which such goods are handed over for their transportation। तो अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो हम ऐसी लोकेशन देंगे, shall be the location at which such goods are handed over for their transportation, मतलब जहां से माल जा रहा है। Provided that where the transportation of goods is to be placed outside India, तो हम क्या करेंगे, डेस्टिनेशन देखेंगे जहां पर माल उतारा है वो वाली जगह। तो अब यहाँ पर मुसीबत क्या है, ये हर एक बात के अंदर गहराई है, हर एक के लिए एक अलग रूल है, तो इसको हमें नोट्स बनाकर, शॉर्ट नोट्स बनाकर
बार बार करोगे, 10 20 50 बार पढ़ोगे तब जाकर पेपर में याद रहेगा। आप सोचो कि हमने एक बार पढ़ लिया पेपर में याद रहे, बिल्कुल याद नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो इसको 10 बार 20 बार 50 बार पढ़ोगे शॉर्ट नोट्स बनाकर, तभी एग्जाम में आप समझ में आएगा और लिख पाओगे। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया इस पर बना हुआ तो आप तभी सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये फैक्ट है, क्योंकि इतनी हर एक के लिए एक सेपरेट रूल है। The place of supply of passenger transportation service to a registered person shall be the location of such person. A person other than registered person shall be placed where the passenger embark on the conveyance for a continuous journey, provided that where the right to passage is given for future use and the point of embarkation is not known at the time of issue of right to passage, the place of supply of such service shall be determined in accordance with the provision of subsection 2. देखिए होता क्या है कि मान लिया आपको ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, आपको एक कूपन दे दिया, उस कूपन का इस्तेमाल आप कहीं पर भी आने जाने के लिए कर सकते हो। तो जिस समय आपके पास राइट आया उस फ्यूचर यूज के लिए, तो हमें नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, तो उस सिचुएशन के लिए बताया कि सबसेक्शन 2 के हिसाब से करिए। और इन सब के और ज्यादा क्लैरिटी आएगी जब अभी हम इसके साथ एग्जाम्पल के साथ करेंगे। तो अभी तो ये सेक्शन पढ़ रहे हैं, एक ओवरव्यू आ जाए आपको सेक्शन के अंदर की क्या लिखा है, फिर जब हम इस सेक्शन के साथ विद इलस्ट्रेशन दोबारा से इसे पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। For the purpose of this section, the return journey shall be treated as a separate journey even if the right to passage for onward and return journey is issued at the same time. तो ये कह रखा है जाते हुए और आने जाने की टिकट एक साथ हम बुक करा लेते हैं, लेकिन इनको अलग अलग माना जाएगा। सब सेक्शन 10 कहता है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन बोर्ड ए कन्वेंस इंक्लूडिंग ए वेसल और एयरक्राफ्ट, ए ट्रेन और ए मोटर व्हीकल शेल बी द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट scheduled पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। तो आपको अभी क्या याद रखना है, 10th सबसेक्शन किसके लिए है, जब हम गाड़ी ट्रेन वगैरह के थ्रू जाते हैं, और डिटेल अभी हम देखेंगे। 11th है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग डाटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग केबल एंड डायरेक्ट टू होम। तो ये सब सेक्शन 11 डीटीएच सर्विसेज हो गए, इंटरनेट सर्विसेज हो गए, टेलीफोन हो गए, इन सब से रिलेटेड है। इन केस ऑफ सर्विसेज बाय ऑफ फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज्ड सर्किट, इंटरनेट लीज्ड सर्किट, केबल और डिश एंटीना बी द लोकेशन वेयर द टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज सर्किट are installed for the receipt of services, जहां पर इंस्टॉलेशन हुआ है। In case of mobile connection for telecommunication and internet service provided on postpaid basis be the location of billing address। तो postpaid में क्या होगा, बिलिंग एड्रेस वगैरह आएगा। तो पोस्टपेड के केस में जो बिलिंग एड्रेस है वो चलता है, क्योंकि पोस्टपेड में बिलिंग एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। In case where the mobile connection for telecommunication, internet or direct to home service are provided on prepayment basis through a voucher or any other means, through a selling agent or a reseller or a distributor or subscriber कार्ड वगैरह, रिचार्ज वाउचर बी द एड्रेस ऑफ सेलिंग एजेंट और रीसेलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप क्या करते हैं कि जनरली क्या होता है, आपने कनेक्शन लिया इंटरनेट का, तो इनके अलग अलग एजेंट होते हैं। जैसे मान लिया मैं दिल्ली में कीर्ति नगर में, तो कीर्ति नगर में जिस कंपनी का ले रहा हूँ उसका एक एजेंट है, उसका एड्रेस मान लिया जाएगा। बाय एनी पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर बी लोकेशन वेयर सच प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड और सच वाउचर आर सोल्ड। नहीं तो जहाँ पेमेंट रिचार्ज वगैरह होता है वो मान लिया। मीन्स अब एक एक बंदे को तो देखेंगे नहीं है, तो ये देखेंगे मान लिया मैं हूँ जियो सर्विसेज है, और मैंने क्या करा, तुम्हारी एक शॉप है और तुम्हारी शॉप पर से 50,000 का रिचार्ज हो, तो हम ये 50,000 का रिचार्ज तुम्हारी शॉप वाली जगह को ही मानेंगे, ना कि हम एक एक बंदे को देखेंगे कि वो रिचार्ज करके कहाँ यूज कर रहा है। वो तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो रिचार्ज कहाँ से हो रहा है, आपके यहाँ से, तो जितना आपके यहाँ से रिचार्ज हुआ प्लेस ऑफ सर्विस वो आपकी है। तो ये वाली बात है।
In any other case, address of recipient as per the record of the supplier or service where address is not available in case of location of supplier or service. देखिए पोस्टपेड में क्या रहता है कि आपका एड्रेस पता है, तो प्रीपेड में एड्रेस पता है लेकिन मतलब ऐसा बिल जनरेट नहीं होता ना आपके एड्रेस, तो फिर पता लगाना बड़ा मुश्किल है एड्रेस क्या है, इसलिए इसको आसान बनाया. Provided where the address of recipient as per the record of supplier is not available, the place of supply shall be the location of supplier or services. Provided further that if such prepaid service is availed or recharge is made through internet banking और जैसे पेटीएम से रिचार्ज हो रहा है or other electronic mode, the location of recipient of service on the record of the supplier of service shall be the place of supply of such services. तो जहां से सप्लाई जा रही है वहां से, ठीक है. तो यहाँ पर वही बातें बार बार और इतना ज्यादा गहराई में हमें जाने की जरूरत भी नहीं है. पॉइंट सबसेक्शन 12 कहता है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज टू एनी पर्सन शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस. आप बैंकिंग सर्विसेज ले रहे हैं तो आपका एड्रेस तो है ही उनके पास, तो वो वाली जगह आपकी एड्रेस हो जाएगी. प्रोवाइडेड दैट इफ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज. हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच है, आप उससे कुछ सर्विसेज ले रहे हैं, आपका एड्रेस उनके पास है, रिकॉर्ड में है, तो वो आपका एड्रेस नहीं है तो एसबीआई की ब्रांच का एड्रेस, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. सब सेक्शन 13 इंश्योरेंस सर्विसेज के केस में अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो वो, और अगर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज. देखिए ये हम ये सोच सकते हैं कि सबके लिए सबसेक्शन 2 वाली एक जैसी बात बना देते हैं, सबकी क्या जरूरत, बट जीएसटी हमारे लिए तो नया है, बाहर की कंट्री में तो 20 सालों से चल रहा है, तो उनके एक्सपीरियंस का फायदा लेकर के जहां जहां दिक्कतें आती होंगी उन सबको इंकॉर्पोरेट किया. अभी हम उस फाइनल स्टेज पर नहीं है कि हम इन सबकी दिक्कतों के बारे में सोचें समझें. ये तब तो हम कर सकते थे एक बार कि जब हमारा पूरा ये 100 नंबर का एक अलग पेपर होता. अब हमारा पेपर पार्ट है, उसमें हमें एक वैसे भी इंटरमीडिएट लेवल पर एक वर्किंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, मींस आपको पता चल जाए कि ये है क्या. ये नहीं कि आपको इसमें थोरोली एक प्रोफेशनल नॉलेज हम इंटरमीडिएट लेवल पर आपको नहीं दे सकते, उसके लिए आपको फाइनल लेवल का इंतजार करना पड़ेगा. The place of supply of advertisement services to the central government, state or statutory body or local authority meant for the state, union, territory identified in the contract or agreement shall be taken as being in each of the state or union territory, and the value of such supply specific to each state shall be in the proportion to the amount attributable to service provided by of dissemination in the respective state or union territory as case be determined in terms of थका दी. इतना फालतू की बातें बता रखी है और लिखा रखा है एग्रीमेंट में जिस हिसाब से बता रखा है वो कर लेंगे, नहीं तो उस बेसिस पर जो है. अब इसके बाद है एनालिसिस. अब जब हम एनालिसिस करेंगे तो अब इसका एनालिसिस करने में ही पता चला हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और उसमें इतने लंबे लंबे एनालिसिस है कि हमें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी. विद हमें इसके एग्जांपल्स करेंगे तो हमें पता चलेगा. तो एनालिसिस के बारे में बात करते हैं. तो अभी हमने इसमें बेसिक पढ़ा क्या क्या है. अब एनालिसिस जो है उसमें डिटेल में हमें पढ़ना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एनालिसिस क्या है और डिटेल में इसको बात करेंगे, एक एक सर्विस के बारे में, एक एक सबसेक्शन के बारे में कि कौन से सबसेक्शन में क्या है विद एग्जांपल इलस्ट्रेशन. तो एक आइडिया बेसिक हो गया हमें कि जो सेक्शन 12 है उसमें हमारा कौन कौन सी सर्विसेज के बारे में जनरल के बाद आइडिया हुआ हमें कि हाँ भैया प्लेस ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, होटल है, बैंकिंग है, तो
अलग अलग सर्विसेज के बारे में है, तो इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में हम